हेलो दोस्तों, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाब को और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी देखते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये Q&A सेशन। और आज का पहला सवाल है, किस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए हाल ही में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया गया? ऑप्शन से कृषि, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान। सही जवाब ऑप्शन सी एजुकेशन, या हिंदी में कहेंगे शिक्षा। अब शिक्षा के लिए क्या शुरू किया गया? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। समझिए उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंट को जो ई रिसोर्सेस हैं, जो ई संसाधन है, उसको किसी भी समय किसी भी वक्त उन्हें इजीली अवेलेबल कराना। और इसी के लिए सरकार ने ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है। ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड या ई संसाधन सभी को और सरकार इसके लिए इतना अग्रसर क्यों है? देखिए, इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन में बहुत ही एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। टेक्नोलॉजी के बगैर अब एजुकेशन संभव नहीं है। सिर्फ अगर आप ट्रेडिशनल किताब, कॉपी और बोर्ड के साथ पढ़ाई करें तो हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनली अगर उनको कम्पीट करवाया जाए तो उसके लिए वो वैसे कॉम्पिटिटिव नेचर के नहीं होते, और जिनके कारण उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनकी जो एजुकेशन हुई है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हुई। अब इन्हीं एजुकेशन में एक क्वालिटेटिव उसमें ऐड करने के लिए सरकार ने ये ऑपरेशन बोर्ड की शुरुआत की है। यूं ही नहीं है कि सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की। सरकार ने इससे पहले भी ई पाठशाला, दीक्षा, ई पीजी पाठशाला, स्वयं प्रभा जैसे बहुत सारे नए नए रास्ते दिए हैं स्टूडेंट को, ताकि वो जहाँ भी रहे, क्लासरूम में हो, घर पे हो, आराम से अपने रिसोर्स को, जो भी स्टडी मटेरियल होंगे, जो भी उनके पढ़ने का सामान होगा, वो ऑनलाइन सीधे सीधे एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि वो एक अपने एजुकेशन में एक क्वालिटी ले पाए। और सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि कुछ हमने इनिशिएशन किया या कुछ इनिशिएटिव ली जिससे कि क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। इस क्वालिटी को चेक करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार ने पीसा नाम का जो एक इंटरनेशनल असेसमेंट होता है, जिसे यूएन के अंदर जो बॉडी है वो इसका ऑर्गेनाइज कराती है, इसके लिए सरकार ने अपना समर्थन दिया है कि अगले साल से स्टूडेंट, जो इंडियन स्टूडेंट होंगे, वो पीसा में पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने बताया था कि ये पीसा क्या है। पीसा है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, और इसके लिए अब सरकार ने अप्रूवल दे दी है कि इंडियन स्टूडेंट भी इसमें जाएंगे और वो कम्पीट करेंगे, ताकि हमें पता तो चले कि इंटरनेशनल जो पैमाना है, जो मेजरमेंट है एजुकेशन का, उसमें हमारे बच्चे जो जिस तरह से पढ़ाई होती है वो कितना फेयर कर पाते हैं वहाँ पे। लेकिन हम बढ़ेंगे अब दूसरे सवाल की ओर। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 73वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? सऊदी अरब, अर्जेंटीना, नेपाल, बांग्लादेश। सही जवाब ऑप्शन ए सऊदी अरब। दोस्तों, आप सबको पता है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो अभी भारत की यात्रा पे हैं और यहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, क्योंकि 73वें सदस्य के रूप में तो सऊदी अरब ने ज्वाइन किया। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि 72वें सदस्य के रूप में कौन ज्वाइन किया था? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना के बाद डायरेक्ट एंट्री होती है सऊदी अरब की। अब समझिए, इंडिया जिसने इसे प्रमोट किया, मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसे शुरू किया था। कब किया था? जब वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम चल रहा था, उसी के साथ इसको भी शुरुआत किया गया था। और इसके लिए फ्रांस ने बोला कि मैं 3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जो है इसमें इन्वेस्ट करूँगा 2020 तक। और क्या होगा? उन्होंने बताया कि भाई पूरे देश में, पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी के ऊपर काम शुरू हो, ना कि जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। अब ये देखिए, ना सिर्फ सऊदी अरब, अर्जेंटीना है, और जो ओपेक नेशन है वो 7वां ओपेक नेशन है सऊदी अरब, जिसने इसे ज्वाइन किया। यानी जितने भी वाइल्ड रिच कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना हो, वेनेजुएला हो या ओपेक कंट्री हो, सब इसमें आ रहे हैं। सब ने भारत के इस कदम को सराहा कि हाँ, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जो वो हो सकती है वो है सोलर एनर्जी, और इसमें सब लोग चाहते हैं कि भारत के साथ मिलके काम करें। और इसीलिए अब जिस तरह से लोगों ने इसके लिए अपने इंटरेस्ट को जगाया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें 121 सदस्य हैं। अब इसके एंट्री के साथ टोटल 122 सदस्य हो गए हैं। 122 सदस्य हैं जिन्होंने इसे सपोर्ट किया है, लेकिन इसके जो परमानेंट मेंबर हो रहे हैं वो अभी तक, जैसा कि मैंने बताया कि 73 सदस्य अभी तक हो गए हैं। आगे आने समय में इसमें और भी वृद्धि होगी। अब बात करेंगे ISA की। मैंने पिछले वीडियोस में भी बातें की है कि ISA पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो उपेंद्र त्रिपाठी हैं, और इसकी जो पहला समिट हुआ था वो नई दिल्ली में हो गया था पिछले साल ही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेंगी। हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर।
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की तरफ से किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट स्वीकार किया? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, स्पेन। सही जवाब स्पेन। देखिए, अब स्पेन के दौरे पे मैंने आपको बताया था कि सुषमा स्वराज अभी वहाँ पे 3 देशों के दौरे पे गई हुई हैं। स्पेन है, मोरक्को है। मोरक्को में उन्होंने बहुत सारे जो MOU हैं, जो समझौते हैं, बहुत सारे समझौते पे साइन किए। अब वो स्पेन गए। स्पेन सरकार ने जो वहाँ का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट, इससे भारत को सम्मानित किया है और भारत के बिहाफ पे सुषमा स्वराज ने इसे लिया है। स्पेन ने क्यों दिया? 2015 का वर्ष था, नेपाल में भूकंप आया था, आप सबको याद होगा। और नेपाल में भूकंप में आया था तो ऑपरेशन मैत्री के तहत भारत ने सबसे पहले अपना हेल्पिंग हैंड दिया था नेपाल को, और वहाँ के लोगों को जान माल की सुरक्षा भारत की तरफ से मिली थी। अब इसी समय में जो कुछ स्पेन के नागरिक थे, 71 नागरिक थे स्पेन के, जिन्हें भी सुरक्षित घर पहुंचाया था भारत सरकार ने। और इसी स्पेन के नागरिकों को बचाने के लिए और इसी उपलक्ष्य में वहाँ की स्पेन सरकार ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझिए कि ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट है, ये कैसे शुरू हुआ और ये किसे दिया जाता है? ये शुरू हुआ जनवरी 1936 के आसपास, और ये उन व्यक्ति को, चाहे वो स्पेन के लोग हों या फॉरेन नेशनल्स, उन्हें दिया जाए जिन्होंने स्पेन के विकास के लिए, स्पेन के लोगों के लिए कुछ काम किया है। और चूंकि भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था भूकंप के समय 2015 में, इसीलिए ये सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। किस लड़ाकू विमान का प्रदर्शन अमेरिकी रक्षा और एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एरोस्पेस 2019 में किया, जिसे भारत के लिए बनाया जाएगा? ऑप्शन है F-16, F-21, F-31, F-5। सही जवाब है F-21। F-21 विमान जो फाइटर विमान है, उसका अभी एरो इंडिया सम्मेलन चल रहा है, या एरो इंडिया वहाँ पे आप प्रदर्शनी कहें, 2019 चल रहा है। कहाँ चल रहा है? ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बेंगलुरु में, जहाँ पे विभिन्न देशों के जो नए नए फाइटर जेट्स हैं, उस सब की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, ताकि भारत जिस तरह से एक मार्केट है, एयरफोर्स की बात कहें या एक जनरल विमान की बात कहें, तो जिस तरह से मार्केट है, हर कोई चाहता है कि भारत में वो एंट्री करे, भारत की सरकार उसे खरीदे। और उसी के तहत लॉकहीड मार्टिन है, जो कि US की कंपनी है, डिफेंस और एरोस्पेस की कंपनी है, उसने F-21 के प्रदर्शनी किया और बताया कि ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। मेक इन यानी ये पूरा इसका जो मैन्युफैक्चर है वो इंडिया में किया जाएगा, और इंडिया में टाटा जो है वो, उसका टाटा एडवांस सिस्टम है, वो उसकी सपोर्टिव कंपनी रहेगी जो उनका साथ देगी, और वो दोनों मिलके F-21 का मैन्युफैक्चर करेंगे। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरे विश्व में एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है, जो कि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, और जो अगर एयर इंडिया या इंडियन एयरफोर्स के पास आ जाएगा तो विश्व में एक सुपर पावर एयरफोर्स के तौर पे ये हो जाएगा। ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ F-21 को बनाया गया है। अब ऐसा क्यों है कि इसके बारे में इतनी बात हो रही है? देखिए, अभी पुलवामा हमला हुआ और भारत ऑलरेडी एक इंटरेस्ट दिखा चुका है कि वो कम से कम 114 फाइटर जेट और खरीदने जा रहा है। अब इसकी जो नीलामी होगी, इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने अपना एक ग्राउंड तैयार किया है कि उन्होंने बताया कि F-21 किस तरह से उनके जो एयरफोर्स है, उनके किस तरह से ये एक स्पेशल उन्हें एक पावर दे देगा। और उसी के तहत ये नज़र रखे हुए हैं अमेरिकी कंपनी कि अगर भारत चाहे तो वो F-21 को इनका अधिग्रहण करे, और चूंकि भारत में मेक इन इंडिया के तहत ही तैयार किया जाएगा तो भारत के लिए बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। आपको बता दूं किस तरह से राफेल के ऊपर एक अलग तरह की वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, उसके ऊपर जिस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए ये जो 114 के, ऐसा कहा जा रहा है कि 114 विमान और वो खरीदेंगे, तो इसके लिए वो चाह रही है कि कुछ और नए कंपनीज आए, कुछ और नए फाइटर जेट्स आए, और उसी के तहत ये सारा एक F-21 को वहाँ पे प्रदर्शनी में लगाया गया है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? 8%, 5%, 3%, 9%। सही जवाब ऑप्शन 3%। अभी मोदी सरकार ने अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। अब ये जो फैसला है सिर्फ वहाँ के जो अभी जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनके लिए नहीं, जो ऑलरेडी वहाँ पे पेंशन धारी हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। और ये जो महंगाई भत्ता है वो 1 जनवरी 2019 से लागू हो जाएगा। यानी अब इसके साथ ही जो डीए जो मिलता था, डियरेंस अलाउंस, वो जो पहले 9% थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई?
12%। ये एक बहुत ही बड़ा जो है न्यू ईयर गिफ्ट आप कह दें या जो भी कहें, सरकार की तरफ से एक सौगात कह दें, लेकिन ये जो सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए तो एक बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। अब इसके तहत जो सरकार बता रही है कि लगभग 48 लाख एम्प्लॉय हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा और 62 लाख जो पेंशन होल्डर हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ये किसके तहत हुआ है तो बताया जा रहा है, सरकार का कहना है कि 7वें वित्त आयोग जो 7th पे कमीशन है उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी और इसी के तहत अब कैबिनेट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी। अब 1 जनवरी 2019 यानी जो भी अब एरियर होगा वो फरवरी मार्च के सैलरी में इन सबको दे दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। नो कास्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र पाने वाली देश की पहली महिला का नाम बताएं। ऑप्शन है स्नेहा, निपुण, ज्योति, कंचन। सही जवाब ऑप्शन ए स्नेहा। स्नेहा कौन है? ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के तिरुपुर की रहने वाली हैं, 35 वर्षीय हैं और जो पिछले 10 साल से इन्होंने जो पहला लड़ाई शुरू किया था वो 2009 में लड़ाई लड़नी शुरू हो गई थी और इन्होंने कि ये सर्टिफिकेट जो नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट है, मतलब जिनका ऑफिशियल रूप से ना कोई कास्ट होगा ना कोई रिलीजन होगा, तो ये सर्टिफिकेट पाने वाली ये पहली महिला होंगी और जिन्हें ये सर्टिफिकेट दिया गया है। और हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में क्रिकेट के किस कोच को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रतिबंधित कर दिया? ऑप्शन है सरफराज अहमद, मोहम्मद यूसुफ, आसिफ मोहम्मद, इरफान अंसारी। सही जवाब ऑप्शन डी इरफान अंसारी। इरफान अंसारी को हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 10 साल के लिए बैन किया है, 10 ईयर्स के लिए इन्हें बैन किया है। क्यों किया है? पाकिस्तान के कप्तान थे सरफराज अहमद। उन्होंने बताया कि जब वो श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी तो इरफान अंसारी जो कि वहाँ के जो यूएई के कुछ लोकल टीम के ये कोच हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी इनके ताल्लुकात हैं, तो इन्होंने इससे कुछ इनपुट मांगने के लिए इन्हें कांटेक्ट किया था, बदले में कुछ पैसे वैसे देने की बात हुई थी और जिसके बाद इन्होंने आईसीसी को इसके बारे में बताया था। अब चूंकि आईसीसी ने इनके ऊपर केस चलाया और फिर जब सारा मामला सामने आया तो इन्हें 10 साल के लिए बैन कर दिया और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के जो कप्तान उनको अपलॉड भी किया कि इन्होंने इस तरह के जाल में ना फंसते सीधे आईसीसी को इसके बारे में बता दिया। लेकिन इरफान अंसारी को अब 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद वो किसी भी तरह से किसी भी रिलेशनशिप की वजह से क्रिकेट में कोई भी पार्टिसिपेशन इनकी नहीं रहेगी। बढ़ेंगे आज के अंतिम और 8वें सवाल की ओर। न्योकुम त्योहार किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये एक न्योकुम त्योहार है जो वहाँ के जो याजाली गांव के निशी समुदाय, आपको ये याद रखना है कि निशी एक ट्राइब्स हैं जो ये न्योकुम त्योहार मनाते हैं और ये जो न्योकुम त्योहार है वो 2 शब्द से मिलके बना है। न्योक का मतलब होता है धरती, अर्थ, कुम का मतलब होता है एकजुटता। तो जहाँ पे एकजुट हो के ये मिलने का, एक दूसरे के साथ उत्सव मनाने का ये त्यौहार है न्योकुम। ये किस लिए मनाते हैं कि जब भी वहाँ पे कोई नया फसल होने की बात होती है तो ये जनरली फरवरी महीने में मनाते हैं और ये प्रकृति रूपी ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं हर साल और उसके बाद वहाँ पे फसल उगाने की जो काम होते हैं वो शुरू होते हैं। जनरली इसे होली के पैरेलल में देखा जाता है। जिस तरह हम लोग होली में रंग और उससे 1-2 दिन पहले होलिका दहन वगैरह का त्यौहार करते, वैसे न्योकुम में वो रंग से तो नहीं खेलते लेकिन उनकी खुशी कुछ इसी तरह से होती है। उससे 1-2 दिन पहले इनके भी कुछ त्यौहार होते हैं तो वो लोग बहुत ही धूमधाम से, बिल्कुल ही होली वाला उल्लास होता है न्योकुम त्यौहार में, जहाँ पे एक वहाँ पे उनके पंडित होते हैं उनके ट्राइब्स के जो उन्हें ईश्वर की पूजा करवाते हैं, फिर वहाँ पे पशुओं का बलिदान होता है। तो ये सारा है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का न्योकुम। याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के Q&A सेशन के इस पहले सेगमेंट को। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट में जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब देखेंगे और आपके लिए एक सवाल भी होगा। मैंने पूछा था सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम बताएं जो फिलहाल भारत की यात्रा पे हैं। ऑप्शन है सुल्तान बिन सलमान अल सौद, इब्न सौद, मोहम्मद बिन सलमान, जमाल खशोगी। सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन सलमान। MBS इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये अभी भारत की यात्रा पे हैं और यहाँ आके उन्होंने बहुत सारे समझौते पे साइन किए हैं। उन्हीं में से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि जो भी वहाँ पे सऊदी अरब में लगभग 800 से अधिक जो भी इंडियन प्रिजनर्स हैं जो वहाँ के जेल में बंद हैं, उनके रिहाई का आदेश इन्होंने यहीं से दे दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे आग्रह किया था कि ये जो भारतीय नागरिक है इन्हें छोड़ दिया जाए, वो किसी भी जुर्म में अगर वहाँ पे हैं तो इन 800 से अधिक वहाँ पे जो जेल में बंद कैदी हैं उन्हें छोड़ने का फैसला इन्होंने लिया। एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम भारत की तरफ से होगा कि इतने सारे लोग वापस भारत में आ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में किस प्लेटफॉर्म पे स्वायत्त पहल शुरू किया? ऑप्शन है नीति आयोग, अटल टिंकरिंग लैब्स, GEM, DIPP। इसका जवाब हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, कैसा लग रहा है आप लोगों को। इसे कृपया अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें जागरणजोश.com को।